हेलो गाइस, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे जैगुआर्स के। वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज से टेक्निकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या देखा। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखा, नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, रिडक्शन हाफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या यूज होता है। फिर हमने उसके अंदर नर्न्स्ट इक्वेशन देखी जो एक इलेक्ट्रोड का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का किसी भी कंडीशन पे ईएमएफ निकालने के काम में आता है। अगर आपके पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसमें आपने एसिड डाला हुआ है तो पीएच के बेसिस पर आप लोग उस सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखी। आज से गाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई चीज, यानी आज से हम लोग हेड ऑन करने वाले हैं टुवर्ड्स आवर सेकेंड सेल जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट हम लोग उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, इन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले यहां पर जो चीज हमें स्टार्ट करनी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज योर मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे, दैट इज योर मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे पहली बात कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें कि ये कंडक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट अलाउस, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं, दैट अलाउस करंट टू पास थ्रू देम। अपने आर पार करंट को जो पास होने देते हैं उन्हें यहां पर क्या बोला जाता है, उन्हें यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आर पार करंट को जाने दे। जैसे मान लो तुमने मेरी टांग में करंट लगाया, देखो मैं चड्डे में शूट कर रहा हूं, तो अगर तुमने मेरी टांग में करंट लगाया तो करंट वाला चला भर 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 मेरे मुंह से बाहर आ गया, तो मैंने अपने आर पार करंट जाने दिया, तो मैं कंडक्टर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर तुमने मेरे पिछवाड़े करंट लगाया, यहां से करंट नहीं निकला, मतलब मैं बैड कंडक्टर हूं, मतलब मैंने रेजिस्टेंस शो किया है। तो कंडक्टर का मतलब समझ में आया, कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आर पार करंट को पास होने देते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके पास में कंडक्टर्स आते हैं वो आते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर्स। गाइड्स, मेटालिक कंडक्टर्स हम लोग जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेटल का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। गाइस, कोई भी जो मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लूं आबरा का डाबरा गिली गिली छू, यहां पर मैं ले लूं मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25। तो गाइस, मेटल के अंदर, मेटल के एक एटम के अंदर, एक आपके मेटल के एटम के अंदर टेक्निकली यहां पर दो चीजें होती हैं। आपके मेटल के एटम के अंदर हम टेक्निकली दो चीजें इमेजिन करते हैं, होती तो वही है। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आसपास इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम जब मेटल को बनाते हैं, जब हम मेटल की कंडक्टिविटी को चेक करते हैं, तो हम लोग यहां पर दो चीजें इमेजिन करते हैं। पहली चीज हम लोग इमेजिन करते हैं कर्नल, KERNEL, और दूसरी चीज हम लोग इमेजिन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सर ये दोनों क्या क्या है? गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दे आर योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैग्नीज है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टेक्निकली जैसे अगर मैं मैग्नीज की बात करूं, तो जब आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे एटॉमिक नंबर 25 के हिसाब से,
तो मैग्नीज के अंदर आपको 1s2 दिखाई देगा, 2s2 दिखाई देगा, 2p6 दिखाई देगा, 3s2 दिखाई देगा, 3p6 दिखाई देगा। इसके बाद आप लोगों को यहां पर 3d5 दिखाई देगा और उसके बाद में आपको 4s2 दिखाई देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हम पहले क्या भरते हैं, हम पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम वापस से अंदर आएंगे और हम लोग 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम लोग 3d में अंदर आकर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक बात जानना ध्यान से, आप सभी लोग एक बात समझना ध्यान से कि ये सब आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये सब आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और टेक्निकली ये जो रहेंगे ये भी इनर शेल के ही रहेंगे। 3d5 भी इनर शेल का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, 3d5 और 4s2 में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो देयरफॉर यहां पर ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्डिंग। ये दोनों बॉन्डिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो टेक्निकली जब आप किसी भी डी ब्लॉक के मेटल को लोगे तो उसमें जो आप फ्री इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, इसके साथ साथ आप अंदर के डी शेल के इलेक्ट्रॉन को भी लोगे, डी वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी आप यहां पर कंसीडर करोगे। और कर्नल के अंदर आप लोग क्या कंसीडर करोगे प्यारे बच्चों, कर्नल के अंदर आप लोग डेफिनेटली पूरा का पूरा न्यूक्लियस और सारे के सारे आपके इनर शेल के, सारे के सारे आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आप लोग कंसीडर करोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपके कर्नल में जैसे आपने मैग्नीज की बात करी तो यहां पर मैग्नीज के कर्नल में आपने न्यूक्लियस इन्वॉल्व किया है, तो भैया उसके न्यूक्लियस में तो 25 प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जब आप मैग्नीज के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हो तो आप ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सामने वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में जाएंगे तो वो यहां लिखे जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर। तो 25 इलेक्ट्रॉन्स में से 7 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल के अंदर चले गए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अंदर तो केवल 18 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे। तो अब एक बात बताओ, ये कर्नल टेक्निकली क्या हो गया, 25 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज +7 हो रहा है। तो देयरफॉर कर्नल हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मानी जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स तो आप सभी लोग जानते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 100% क्लियर? अब यहां पर आप लोग खुद ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि हम लोग अगर मैग्नीज के एटम को देखें तो गाइस क्या मैग्नीज का जो मेटल होता है, जो आप मार्केट से मैग्नीज खरीद के लाओगे, क्या उसमें केवल एक ही एटम होगा? नहीं सर, इसके जैसे अनकाउंटेबल करोड़ों अरबों खरबों 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 1 करोड़ करोड़ इतने सारे एटम हो सकते हैं, अनकाउंटेबल। भाई 6.022 10 to the power 23 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मैं तो आपको सिखाने के लिए सिर्फ कुछ ही मैग्नीज के कर्नल बनाऊंगा, एटम बना रहा हूं, मतलब पहले मैं कर्नल बना देता हूं सबके, क्योंकि मैग्नीज मेटल के एक एटम में 2 चीजें सिखाई मैंने आपको, एक सिखाया कर्नल और एक सिखाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज के कर्नल बना लेते हैं। अब हर कर्नल के आसपास हम इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप एक काम करो, सबके बना लो। ये देखो सब के आसपास आप इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाते चलो। देखो देखो आप इलेक्ट्रॉन्स बनाते चल रहे हो, साथ साथ आप भी लिखते चल रहे हो, बिल्कुल आप लोग लिखते चलिए और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी आप लोग साथ साथ बनाते चलिए। ये देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स का एकदम एक समुद्र जैसा हो गया है, आपके पास में एकदम एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र है और उसमें जो आपके कर्नल्स हैं ये आइस क्यूब की तरह तैर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार आपका मेटल हमें दिखाई देता है। अब मेटल का हर एटम यानी हर मेटल के एटम एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। कर्नल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर कर्नल पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर कर्नल पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर कर्नल पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो पॉजिटिव कर्नल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कर्नल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये सब एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, जुड़ा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग मेटल बनाकर आपके पास में पड़ा हुआ है। लेकिन खास बात हमें यह सीखनी है कि मेटल अच्छा कंडक्टर क्यों होता है, वाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर। तो आप यहां पर देखो, बिकॉज ऑफ द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच यू आर ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोग सब जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर हो या आयोनिक कंडक्टर हो, कंडक्टिविटी कोई भी सब्सटेंस कब कर सकता है? कंडक्टिविटी कोई भी सब्सटेंस तभी कर सकता है जब या तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो या फ्री आयंस अवेलेबल हो। तो यहां पर मेटल वाले केस में आप देखो, आपके मेटल के पास में ढेर सारे फ्री आयंस अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसीलिए ये कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि आपका कोई भी मेटल कंडक्टिविटी क्यों करता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आप देखो ऐसा होता है। जब आप मेटल को एक्सरे मेथड से देखोगे तो आपको आपका मेटल इस प्रकार दिखाई देगा, बीच में बड़े बड़े कर्नल दिखाई देंगे और आसपास उसके फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे तैरते हुए दिखाई देंगे। अब जब यहां से आपने करंट पास करा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को आगे की ओर भेजेंगे और कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और करंट को अपोजिट डायरेक्शन में आगे भेज देंगे। तो इस प्रकार आपका मेटालिक कंडक्टर काम करता है, इस प्रकार आपका मेटालिक कंडक्टर काम करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन वाला पार्ट लिख लेते हैं, हम लोग इसको मतलब प्रॉपर तरीके से नोट कर लेते हैं। सो द मेटल्स, हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? सो हम लिखेंगे द metals are good conductors, the metals are good conductors of electricity, they are the good conductor of electricity because of free electrons availability, अवेलेबिलिटी होती है इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया जो आप सब लोगों को ध्यान रखना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप लोग स्टार बना के लिखेंगे, दैट मोर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द कंडक्टिविटी। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब आप एक चीज और यहां पर नोट करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। एस वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होगी प्यारे बच्चों? इंक्रीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही आप इसे टेम्परेचर देना चालू करोगे, जैसे ही आप इसे हीट करना चालू करोगे, जैसे ही आप इसे हीट करना चालू करोगे, जैसे ही हम इसे हीट करना चालू करेंगे, बेटा हीट की वजह से क्या होगा? ये जो कर्नल्स हैं धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे, बिकॉज हीट एक प्रकार की एनर्जी है और जब कभी भी कोई एटम एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, हम लोग जानते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि जब आपके पास में कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड के सारे पार्टिकल पास पास चिपके हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। जब आप हीट करते हो तो अपनी पोजीशन पर तेज तेज वाइब्रेट करने लगते हैं और उस फास्ट वाइब्रेशन की वजह से उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाता है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। वही चीज यहां पर भी होगी, क्योंकि मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है, ये एकदम मेल्ट तो नहीं होगा क्योंकि मेटल्स को मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि उसमें कर्नल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। आयोनिक बॉन्ड जितना नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है तो स्ट्रांग होगा। तो जब आप इसे टेम्परेचर देंगे, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये कर्नल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे। इनके वाइब्रेशन से ये अपने अड़ोस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को हिट करने लगेंगे, उन्हें जोरदार टक्कर मारने लगेंगे। ये इधर से इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार रहा है, ये इधर से इन इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मार रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा सी बना हुआ है, पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है ये डिस्टॉर्ट होने लग जाएगा, ये बिखरने लग जाएगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बिखरने लगेगा तो करंट को ऐसे 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 आगे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ऐसे ऐसे एक लाइन में आगे बढ़ेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन को तुमने धकेल दिया, फिर वो बेचारा आगे बढ़ेगा, फिर कर्नल धकेल दिया, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश कर रहा, फिर कर्नल मार दिया। तब आप बताओ ना, रेजिस्टेंस आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन अगर सीधा सीधा मूव करता तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा आगे बढ़ता, लेकिन अब तुमने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाया और टक्कर मार दी, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर इधर से टक्कर आ गई, फिर इधर आया, फिर इधर से कर्नल मार दिया, तो रेजिस्टेंस हो गया ना। तो यहां पर इस वजह से कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कर्नल starts vibrating at their position, they will start vibrating at their position and therefore distort the placement of electron and causes रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, करंट को फ्लो होने से रोकेंगे। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद मेटालिक कंडक्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की तरफ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 के अंदर पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स आर, लग गई, अबे बोर्ड से लग गई रे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस that dissociates itself into positive and negative ions, जो अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट कर ले, डिसोसिएट्स itself into positive and negatively charged ions, usually कैटायंस और एनायंस मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है एसिड, एक इलेक्ट्रोलाइट है बेस और एक इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट। सो हम सब लोग जानते हैं हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट, यही 3 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अलावा आपको और कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलेगा। जितने एसिड है इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने बेस है इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने सॉल्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक। आप लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा 100% कैटायन एनायन में टूट जाएगा, 100%। जितना एसिड डालोगे पूरा कैटायन एनायन में बिखर जाएगा, जितना बेस, जितना सॉल्ट, सब कैटायन एनायन में बिखर जाएगा। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद, एक्वस में जाने के बाद पूरी तरीके से कैटायन एनायन में नहीं बिखरता, वो बहुत कम मात्रा में कैटायन एनायन में टूटता, 100% डिसोसिएशन नहीं होता, तो वो वी की कैटेगरी में आएंगे। खैर हमें इससे कोई लेना देना अभी नहीं है। जैसे आपने इसको पानी के अंदर डाला, अपने एक्वस फॉर्म में जाकर ये H+Cl नेगेटिव में टूट गया,
ये अपने एक्वस फॉर्म में जाने के बाद Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया, ये अपने एक्वस फॉर्म में जाने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो ये फ्री आयंस में डिसोसिएट हो गया। आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब एक्वस फॉर्म में जाता है या अपने मोल्टन फॉर्म में जाता है, ये अपने फ्री आयंस में डिसोसिएट हो गया। और आप लोग सब जानते हैं दैट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस, सो बिकॉज ऑफ availability of free ions in molten state, इस बात को ध्यान रखना, इन molten state यानी melted फॉर्म में और अपने aqueous फॉर्म में यानी पानी के फॉर्म में, यानी कि अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट, यूजुअली अगर आपके पास में सॉल्ट है और सॉल्ट अगर अपने सॉलिड फॉर्म में है तो ये बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इन लोगों के पास में फ्री आयंस नहीं होते, ये अपने मोल्टन फॉर्म में या वाटर में जाने के बाद केटायन एनायन में टूटते हैं। सो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस फॉर्म, दे बिहेव्स एज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज अ कंडक्टर। आप सभी लोग स्टार बनाकर चाहें तो एक पॉइंट यहां पर आप सभी लोग स्टार बना के लिख लें, दैट इन सॉलिड फॉर्म they do not have free ions and therefore are bad conductors, अच्छा, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? भाई हम तो चाहते ही हैं कि मेल्ट हो जाए, हम तो चाहते ही हैं कि ये मेल्ट हो जाए, तो मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग इधर लिख लो, इस इधर में बादल बना के लिख दें ताकि अगली स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the conductivity increases because number of free ions increases। चलो बहुत बढ़िया। तो कंडक्टर्स आप लोगों को यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को यह चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? चलिए अब थोड़ा सा कुछ फिजिक्स से संबंधित बातें कर लेते हैं, जिस पर हमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो ये अब टॉपिक थोड़ा जरूरी होने वाला है, तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग। रेजिस्टेंस यानी कि आर, और दूसरी हेडिंग डालेंगे आप लोग इसी के साथ साथ रेजिस्टिविटी यानी कि रो, RHO रो। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। गाइज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, where L is the length of the wire, आपके वायर की लंबाई, and A is the cross section area of the wire। मतलब आपका एक वायर जितना लंबा होगा और जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसमें रेजिस्टेंस के उतने ज्यादा चांस आएंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकना। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार भैया मृत्युंजय भैया मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, 8 बजे तक फ्रेशन अप होकर अपनी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके पूजा पाठ करके अपने ईश्वर को याद करके जो भी नाश्ता पानी करके 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाऊंगा। 8 से 9 आपका लेक्चर देखूंगा, 9 से 10 अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा, 10 बजे थोड़ा सा घूम फिर के 11 बजे वापस आऊंगा, देन ऐसे ही 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर लंच करूंगा, सो जाऊंगा और फिर शाम को अपनी क्लासेस अटेंड करके मैं अपना मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ूंगा और बढ़िया 8 बजे अपना एंजॉय करूंगा।
पूरा मैंने ये एक सिलेबस अपना बना लिया, एक टाइम टेबल अपना बना दिया। मंडे के दिन मैंने इसको फॉलो किया, सुबह 7 बजे उठा, 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ने बैठा। ट्यूसडे को मैंने इसको फॉलो किया, लेकिन वेडनेसडे के दिन मैं क्या देखता हूं कि मेरी नींद ही 11 बजे खुली है। ओ तेरी, आ गई रुकावट। 2 दिन तक हम निरंतर बढ़िया आगे बढ़ते रहे और थर्ड डे उठे ही नहीं। क्या हो गया, हमारे प्रॉपर स्केड्यूल में रुकावट आ गई। तो वो जो रुकावट थी वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। सर मैं 2 घंटे लगातार पढ़ूंगा, लेकिन तुरंत इंस्टाग्राम पर टिंग टिंग एक रील आती है जो आपको आपके बाबू सोना ने भेजी है। शादी के बाद हमारा घर ऐसा होगा, उसमें हम ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाएंगे, हम हॉल में ऐसा ऐसा डेकोरेशन करेंगे, हमारे बेडरूम में हम एसी वाली लाइट लगाएंगे। क्या हो गया, ऐसी रील देख के तुम सपनों में खो गए, आधे घंटे कहां चले गए पता ही नहीं चला। ही लोल्स हो गया ये तो, है कि नहीं। फिर बाद में थोड़े दिन बाद बाबू सोना ने बोला आई डोंट लाइक यू, एक्चुअली आई लाइक यू एज अ फ्रेंड बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, नो इनफैक्ट आई लाइक यू एज अ बॉयफ्रेंड बट नॉट एज माई हस्बैंड। तुम्हारा कट गया, बाबू सोना ने लात मार दी तुमको। क्या मतलब निकला, इससे पढ़ लेते। तो यही चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस इज द इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा है। आई मीन रेजिस्टेंस आपके कंडक्टेंस का जस्ट उल्टा है। कंडक्टेंस यानी कितना स्मूथली आपका करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस उसको कितने बीच में हर्डल्स आ रही है, कितनी रुकावटें आ रही है। जब आप यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर दिस रो इज योर रेजिस्टिविटी। रो आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी। यहां पर आप देखो, टेक्निकली अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है ओम्स, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स। एंड अगर मैं रेजिस्टिविटी यानी रो की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है ओम पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट होती है ओम पर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जब आप रो का फॉर्मूला बनाओगे यहां से, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एल। अब आप लोग सब जानते हैं आपका जो ए होता है, यानी आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो तुम्हारी लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, नॉट ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अच्छा वो हम लोगों ने चेक कर ली, वरना हम लोग इसके अंदर ही गोचा खा जाते। तो क्या आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्लियर है? पक्की बात, 100% क्लियर। चलिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बाद हम लोग दूसरा जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी एंड कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा। ये के नहीं है लाडलो, दिस इज कप्पा, कटप्पा का छोटा भाई कप्पा, KAPPA, कप्पा। नाउ रेजिस्टेंस इज सिंपली, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ R। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है ये। सो G विल बी इक्वल टू 1 बाय R। सो आप लोग सब जानते हो कि R की यूनिट ओम्स होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर ओम हो जाएगी। अच्छा, आपके R का फॉर्मूला क्या था? हम लोग सब जानते हैं दैट R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R is equal to rho L by A. So therefore G will become equal to rho L by A. जिस प्रकार हम कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कप्पा विल बी इक्वल टू 1 बाय रो। कप्पा विल बी इक्वल टू 1 बाय रो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
क्या आप में से कोई यूनिट इसकी कैलकुलेट करके बताएगा मुझे? ऐसा यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की और आपके कंडक्टिविटी की? देखो, जिस प्रकार उसकी यूनिट पर ओम है और आपके रेजिस्टेंस की यूनिट ओम सेंटीमीटर है, दिस विल बी रिटन एज पर ओम पर सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी एक और हम लोग यूनिट यूज करते हैं साइमन। इसकी हम एक और यूनिट यूज करते हैं साइमन। आपके कंडक्टेंस की एक और यूनिट हम लोग यूज करेंगे साइमन। तो यहां पर इसकी एक और यूनिट हो जाएगी साइमन पर सेंटीमीटर। बट कोई चिंता वाली बात नहीं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब आप देखो, क्योंकि यहां पर आपका जो G है इज इक्वल टू 1/रो और 1/रो इज इक्वल टू कप्पा, तो G विल बिकम इक्वल टू कप्पा इंटू A बाय L। कप्पा इंटू A बाय L, कप्पा इंटू A बाय L। और अगर आपको यहां पर कप्पा की वैल्यू निकालनी हो तो कप्पा यानी कि G मतलब आपका कंडक्टेंस इंटू L बाय A। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हो गए जिनको आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज करना है, जिस पर अभी आप लोगों को बहुत सारे सवाल आने भी वाले हैं। हम लोग बहुत सारे सवाल यहां पर करने भी वाले हैं। पहले जरा इसको नोट कर लो, आगे बढ़े। अब सर एक बात आप मेरे को बताओ, ये आप जो L यूज कर रहे हो, आप क्यों यूज कर रहे हो? तो गाइज यहां पर हम लोग एक बात समझते हैं, दैट फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, that for metallic conductors this Ohm's law is applicable. Ohm's law is applicable and its resistance, conductance, conductivity and resistivity can be obtained by Wheatstone bridge. by Wheatstone bridge। क्या आप लोग इस बात के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप लोग जानते हैं Wheatstone bridge के बारे में? गाइस देखिए, Wheatstone bridge बड़ा ही सिंपल एक ब्रिज जैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का आपको नजर आता होगा, आप सब लोगों ने इसको देखा होगा। और यहां पर हम लोग बीच में एक यहां से एक बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक आप लोगों ने फिजिक्स में इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा। इन फिजिक्स यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, पढ़ा ही होगा 100%। यहां पर आप इस प्रकार से एक डीसी करंट पास करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ा है आप लोगों ने। और यहां पर हम लोग एक और एक यहां पर हम लोग इस तरीके से चीज बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पी जो आपका बीचों बीच रहता है, दैट इज योर डिटेक्टर। यहां से आप लोग डीसी यानी डायरेक्ट करंट सप्लाई करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज को, है ना। डायरेक्ट करंट आप लोग सप्लाई करते हो, वैसे डायरेक्ट करंट नहीं लिखा होता है, हम इसे एसी मान लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है यहां से, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आप यहां से इसके अंदर सप्लाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर आपका होता है R1, दिस इज योर R1। आप इसको कैसे भी लगा लो, R1, फिर इसको आप लोग बोल दो आपका R2, फिर आप इसको बोल लो आपका R3 और आप इसको बोल लो आपका R4। ये आप लोगों का ऐसा कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज आई होप आप लोगों को दिखाई देता होगा। आप लोगों ने आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा देखा होगा। और आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना होता है R1/R2, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तब आपको फॉर एग्जाम्पल
आपको यहां पर R2 का रेजिस्टेंस अननोन है, तो अब यहां पर आपका वो मेटेलिक कंडक्टर अटैच करो, एक नॉन कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आपको पता है वो यहां लगाओ, R3 का यहां लगाओ, R4 का यहां लगाओ, तो आपको R2 जो कि आपका अननोन है वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो गाइस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल आप सभी लोग जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन केस ऑफ आयोनिक कंडक्टर्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जब तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वी फेस टू इश्यूज। हमारे पास में दो इशू खड़े हो जाते हैं। पहला इशू कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को इस व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाओगे कैसे? आपके इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाओगे कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या तो लिक्विड होगा, या तो एक्वस फॉर्म में होगा, या अपने मॉल्टन फॉर्म में होगा। अब आप उस लिक्विड को इस व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाओगे तो बह जाएगा। आप बताओ ना, आपने ये क्या ले रखा है, ये क्या चल रहा है? ये वायर चल रहा है, ये भी क्या चल रहा है? ये वायर चल रहा है। तो आपने दो वायर के मुंह पर आपका कंडक्टर जोड़ा है। मतलब आप दो वायर कैसे कनेक्ट करते हो? जैसे आप लोगों ने ये एक वायर लिया और ये दूसरा वायर लिया, तो आपने वायर्स को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, ये कंडक्टर पे आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। लेकिन आप लिक्विड में कैसे कनेक्ट करोगे? क्या इसको पानी में डुबा दोगे? तो पानी में डुबाने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहला इशू आ गया that electrolytic conductors are either in their molten or in their aqueous form, therefore they cannot be directly attached to your व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके व्हीटस्टोन ब्रिज से आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको डायरेक्टली अटैच किया तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने डीसी करंट सप्लाई करा तो डीसी करंट सप्लाई करने पर इट चेंजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। आप जो सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, अगर आपने उसमें डायरेक्ट करंट सप्लाई कर दिया तो उसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और हीटिंग इफेक्ट से वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, तो आपके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। मान लो आप लोगों ने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी में डाला, तो पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी में था, तो उसकी मोलैरिटी वैसी होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसा होगा। लेकिन डायरेक्ट करंट की वजह से वाटर इवेपोरेट होने लग रहा है, तो अब हो सकता है कि उसके अंदर 500 ml ही पानी बचे, लेकिन तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी 1 मोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी वेपोराइज होगा। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 500 ml पानी में रह गया, मोलैरिटी जस्ट दुगनी हो गई। अरे सर, ये तो लफड़ा हो गया। तो डायरेक्ट करंट भी आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर डायरेक्ट करंट को तो आप देखो हमने सॉल्व कर लिया। आप डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दो। तो यहां पर हम लोग साथ साथ में इसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। सो देयरफॉर हम यहां पर तुरंत लिख लेते हैं दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। अब गाइस, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? आपके सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करता। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम का भी हमारे पास में सॉल्यूशन आ चुका है। दैट हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दैट वी विल यूज अ स्पेशली डिजाइन्ड कंडक्टिविटी सेल।
हम लोग एक स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करेंगे और ये कंडक्टिविटी सेल बनाकर उसको व्हीट स्टोन ब्रिज में लगाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब हम लोग कंडक्टिविटी सेल कैसे बनाएंगे? तो गाइज आप देखो, कंडक्टिविटी सेल मार्केट में दो टाइप के आते हैं। मैं पहला एक सिंपल एक सोबर सेल यहां पर आप लोगों के साथ बनाने की कोशिश करता हूं। ओके, डम 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 डम, फिर डम 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 एंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसा कर दिया गुलजारी लालो। ठीक है, इसके अंदर आप लोग एक प्यारा सा सुंदर सा वायर डाल दो, टू नू 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 टू नू 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 नू। इसमें भी वायर डाल दो, टू नू 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 और टू नू 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 नू। अब आप देखो, ये वाला जो वायर है ये आपके व्हीट स्टोन ब्रिज में एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला वायर आपके व्हीट स्टोन ब्रिज में एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब यहां पर आप एक काम करो, क्या करोगे, यहां पर आप एक इलेक्ट्रोड लगा दो और यहां पर अब आप एक इलेक्ट्रोड लगा दो। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आप लोग सब जानते हो, इलेक्ट्रोड कंडक्टिविटी करेगा, करंट वगैरह सप्लाई करेगा। और आप क्या करने वाले हो, यहां पर आप यहां पर अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दो। आप यहां पर आपके इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दो। तभी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपने यहां पर भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप यहां पर भर दो, भले ही एक्वस हो या मोल्टन हो। ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये आपका लेड वायर ले लो। लेड वायर क्यों लिया सर? कंडक्टिविटी करने के लिए। कंडक्टिविटी करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप खुद यहां पर एक बात ध्यान से और बड़े गौर से समझो, टू 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 और टू 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 टू, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो एल ले ली और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने ए ले लिया। तब तुम लोगों को बात समझ में आई कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए, जो हम लोग फॉर्मूले में यूज कर रहे थे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा एल, जो हम लोग यूज कर रहे थे। तो इस तरीके का आप लोग कंडक्टिविटी सेल मेरे प्यारे बच्चों बना सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, ये इलेक्ट्रोड यूजुअली प्लेटिनाइज्ड होते हैं। प्लेटिनाइज्ड का मतलब प्लैटिनम से कोटेड होते हैं। सर प्लैटिनम से कोटेड करने का क्या मतलब है? हम इसे प्लैटिनम से क्यों कोट करते हैं? ताकि यहां पर मेटल किसी भी प्रकार से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। यहां पर केवल और केवल करंट आने की वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट कैटायन और एनायन में टूट जाए और वो कंडक्टिविटी करे, और उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से क्या करें, मेजर कर लें। अगर मान लो यहां पर आपने इसको प्लेटिनम को या कोई भी रैंडम जिंक विंक का या आयरन का मेटल ले लिया होता, तो वो आयरन क्या करता, वो आयरन तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चला जाता और तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट के एनायन के साथ आयरन रिएक्ट करने लगता। हो सकता है मान लो तुमने यहां पर HCl भरा हो और यहां पर आयरन हो, तो आयरन HCl के साथ FeCl2 बनाने लग जाए, हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाए। तो उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग यहां पर ये ऐसा करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और मार्केट में सेल आता है, बहुत कुछ वो ऐसा ही दिखता है कि साहब इसके अंदर बड़ा चेंबर ले लेते हैं वो लोग, और यहां से एक इलेक्ट्रोड ऐसा डाल देते हैं प्लेटिनाइज्ड करके, और यहां से एक और इलेक्ट्रोड डाल देते हैं वो इस प्रकार से प्लेटिनाइज्ड करके, और इनके अंदर बढ़िया वाला सुंदर सुशील शांत एकदम बढ़िया वाला प्यारा राज दुलारा वायर इसके अंदर डाल देते हैं, और एक प्यारा लाडला गुलगुला बकुड़ा वायर इसके अंदर डाल देते हैं। ये वायर आगे जाके व्हीट स्टोन ब्रिज से, और ये वायर इधर जाके व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट हो जाता है, और फिर इसके अंदर प्यारा प्यारा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो भी तुम लोग इसके अंदर भरना चाहते हो वो इसके अंदर भर देते हैं, है ना। ये इसके अंदर उन्होंने आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया।
यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आ गया। ये तुम्हारा प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड आ गया। ये इलेक्ट्रोड भी कैसा होगा, प्लेटिनाइज्ड। इन दोनों के बीच का एरिया आप लोग डिस्टेंस L लेकर चलेंगे, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आप लोग A लेकर चलेंगे। तो ये इस तरीके के दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे प्यारे बच्चों मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। ये जो तुम्हारा यहां पर आपको जो अननोन रेजिस्टेंस लगाना है, ये अननोन रेजिस्टेंस की जगह आप लोग यहां पर क्या ऐड कर देंगे, यहां पर आप लोग लगा देंगे आपका कंडक्टिविटी सेल। यहां पर आप लोग क्या लगा देंगे, आपका कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल आप लोग यहां पर अटैच कर दीजिए वायर से। अब आपका R2 की जगह आपका कंडक्टिविटी सेल आ गया, तो अब आपका काम खत्म। और यहां पर आप लोग ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग करंट ले ही चुके हो। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके अब ना केवल मेटेलिक कंडक्टर बल्कि अब आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में भी सब कुछ पता लगा सकते हो। अब गाइज यहां पर आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि इन कंडक्टिविटी सेल के अंदर एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है सेल कांस्टेंट। यानी आप लोग सब जानते हो कि सेल कांस्टेंट मतलब सेल के अंदर कोई चीज कांस्टेंट होगी। अब एक बात बताओ, एक कंडक्टिविटी सेल मार्केट में स्टैंडर्ड साइज का मिलेगा। मान लो ये ग्लास है, भाई ये ग्लास का क्या कांस्टेंट होगा। अगर मान लो लस्सी वाला ग्लास में ले आया, ओ पापे पंजाब गया और अस्सी लस्सी वाला ग्लास ले आए, हुण लस्सी पाएंगे। तो ये जो लस्सी वाला ग्लास है इसका क्या कांस्टेंट होगा सर, इसका डायमेंशन कांस्टेंट होगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब तुम इसमें पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, दारू पियो, फैंटा पियो, कोका कोला पियो, जो पीना हो पियो आप इसके अंदर, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपके एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर, अरे क्या हो गया, ओ ये हम लोगों ने इसके अंदर ये तो गलत स्लाइड ले ली। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमें यहां लिखना पड़ेगा। चलिए, तो अब आप यहां पर कोई भी सेल ले लो। अब इस सेल को अगर मैंने मार्केट से खरीद लिया तो इस सेल के अंदर क्या क्या कॉमन रहेगा, लेड वायर इसमें भी कॉमन रहेगा, आपका लेड वायर इसमें भी कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रोड इसमें भी कॉमन रहेंगे, इसमें भी कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रोड प्लेटिनाइज रहेगा, इलेक्ट्रोड प्लेटिनाइज रहेगा। अगर मैंने ये सेल लिया तो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L कॉमन रहेगा। इस सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का, इन दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा A। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन HCl का डालूं, NaCl का डालूं, NaOH डालूं, H2SO4 डालूं, बस वही चेंज होगा। तो इसीलिए यहां पर आप लोगों को एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, दैट इज योर सेल कांस्टेंट। यहां पर हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय L/A। भाई ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना तुम्हारे सेल के अंदर। तुम सेल के अंदर क्या बदलोगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बदलेगा। ये चार चीजें बदलेगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, L/A नहीं बदलेगा, L/A नहीं बदलेगा। अब एक फॉर्मूला डिराइव करें, एक फॉर्मूला डिराइव करें। चलिए, तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखिए। क्या आप लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 1/ρ? क्या आप लोग जानते हैं R इज इक्वल टू, नहीं, R इज इक्वल टू रो L/A, आई एम सॉरी, R इज इक्वल टू रो L/A। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस से ये वाला फॉर्मूला निकाला था, आप खुद चेक करें पीछे चल के। R इज इक्वल टू, ये देखिए रो L/A, हम लोगों ने खुद ये फॉर्मूला निकाला था। फिर हमने देखा था दैट रो इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ।
यानी क्या मैं रो इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा नहीं लिख सकता? क्या मैं रो इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिखो। तो यहां पर आप क्या कीजिए, आप रो इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा डाल दीजिए। तो यहां पर तुम्हारे आर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कप्पा इंटू एल बाय ए। ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। नाउ हम सब लोग जानते हैं सेल कांस्टेंट इज एल बाय ए एंड सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। तो हम लोग सब जानते हैं दैट एल बाय ए इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट विच इज ऑल्सो नोन एज जी स्टार। सो देयरफॉर यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है आर यानी आपका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कप्पा दैट इज योर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट यानी कि एल बाय ए। गाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा। कप्पा क्या है? आपकी कंडक्टिविटी। और आर क्या है? आपका रेजिस्टेंस। दिस फॉर्मूला इज हाईली इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सो इस मेथड से अब आप किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में डालकर उसका सेल कांस्टेंट जो कि आपको गिवन रहेगा, मार्केट से लाओगे तो मार्केट से मैं एक सेल खरीद के लाऊंगा तो मार्केट वाला उसके खोखे पे लिख देगा कि इसके एल की वैल्यू इतनी, ए की वैल्यू इतनी, तो सेल कांस्टेंट तो मुझे मिल गया। अब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में मेरा जो सेल है वो मैंने मेरा सेल व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट किया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करते ही R1 मुझे नोन रहेगा, R3 R4 नोन रहेगा, मैं यहां से R2 निकाल लूंगा, मतलब यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा और फिर इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस रखूंगा तो मुझे G की वैल्यू नोन, R की वैल्यू नोन, तो मुझे कप्पा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो इस मेथड से आप लोग कंडक्टिविटी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। आप किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहां पर हम लोग स्टार बनाकर फिर एक बात लिखेंगे दैट बाय दिस मेथड, we can calculate the conductivity of an electrolyte। आप एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पता कर सकते हो बट नॉट द कंडक्टिविटी पावर, कंडक्टिविटी पावर। कंडक्टिविटी से हम कंडक्टिविटी पावर नहीं निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए अब हम लोग एक नई टेक्निक की तरफ चलेंगे, बट पहले जरा इसको नोट कर लो। चलो, तो गाइज हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इस मेथड से कंडक्टिविटी, हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं गाइज? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? लेट अस चेक। ओके, तो हम इस मेथड से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं लेकिन कंडक्टिविटी पावर नहीं निकाल सकते। तो अब कंडक्टिविटी पावर निकालने के लिए क्या करें सर? तो गाइस कंडक्टिविटी पावर निकालने के लिए हम लोग यहां पर दो अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। दैट इज पहली इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग डेल्टा ई क्यू से डिनोट करेंगे। एंड दूसरी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। दूसरी हम लोग यूज करेंगे दैट इज
मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा या डेल्टा एम से। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपके पास में, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ a 1 gram equivalent electrolytic solution, यानी अगर आपके पास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? गाइस, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा इज योर कंडक्टिविटी, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय योर नॉर्मेलिटी। सर यहां पर नॉर्मेलिटी क्यों है? क्योंकि हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं और आप लोग सब जानते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मोल्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के अंदर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, है ना। इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर आप लोगों से कोई मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछता है तो मोलर कंडक्टिविटी को आप डिफाइन करेंगे दैट इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अगर आपको यहां पर मोलैरिटी दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मोल आई थिंक आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, हम इसको ठीक लिख लेते हैं पर मोल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप इन दो फॉर्मूले की मदद से किसी की भी कंडक्टिंग पावर, कंडक्टिविटी पावर निकाल सकते हो। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को यहां पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है मैं सीधा सीधा सिंगेज से उठाता हूं। वैसे ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तो हम लोग सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सिंगेज से उठाएंगे। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस of a कंडक्टिविटी सेल, आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। ठीक है भैया। फिर इफ R यानी इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी आपने उसी सेल का दूसरा रेजिस्टेंस निकाला जब उसके अंदर आप लोगों ने 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन भर दिया, इज 520 ओम्स, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो आपको यह बोल रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी यानी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम ऑफ 0.02 मोलर KCl solution if kappa of 0.1 molar KCl solution is 1.29 साइमन पर मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। कैसे करोगे? आप लोग वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जब तक मैं यहां पर इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। तुम्हारे पास में 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन था जिसकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है और आपको उसका कप्पा भी दे रखा है। तो यहां पर क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूं,
सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा। इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सेल कांस्टेंट की वैल्यू मुझे अगली तरफ काम में आएगी नहीं, मुझे, हाँ ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो मैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूं। आर कितना दे रखा है मुझे इसके अंदर, नहीं मुझे कप्पा दे रखा है इसके अंदर, और आर दे रखा है 100 ओम। तो मैं लिखूंगा 100 ओम मल्टीप्लाई बाय कप्पा इज 1.29 साइमन पर मीटर, तो हो जाएगा 129। अच्छा आपको एक बात पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया था, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले सिखाया था दैट साइमन इज इक्वल टू पर ओम। अगर आप लोग भूल गए हैं तो हम लोग स्लाइड पीछे करके इस बात को प्रूफ करेंगे। ये देखिए मैंने यहां पर आपको कंडक्टेंस की यूनिट पर ओम सिखाई थी, और मैंने कहा था पर ओम साइमन्स के बराबर होता है। तो यहां पर आप लोग एक काम करें, इस क्वेश्चन के अंदर साइमन को आप लोग पर ओम ले लीजिए, तो साइमन से मतलब पर ओम से ओम कट जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी पर मीटर। अगर आप इसको 1.29 लिख देंगे तो ये पर सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है सर, आपने जी स्टार की वैल्यू निकाल ली, यानी आपने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, आप बताइए अब क्या करें। अब आप लोगों से वो पूछ रहा है, अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि जी स्टार निकाला। अब आपको यहां पर कप्पा निकालना है दूसरे वाले सोल्यूशन का। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कप्पा यानी कंडक्टेंस फॉर दिस। तो अब यहां पर हम एक सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा। अब यहां पर इस सेल का सेल कांस्टेंट हो गया 1.29 पर सेंटीमीटर, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 520 ओम्स, मल्टीप्लाई बाय आपको इसका कप्पा निकालना है। तो गाइस कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.29 पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 520 ओम्स। अब आप इसको कप्पा को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आई थिंक 0.248, और इसको हम लोगों ने एक्चुअली मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि यूनिट्स में आप लोगों को बाद में कोई तकलीफ नहीं आए कि अरे सर आपने तो ये क्या करा दिया। तो 1.29 को डिवाइड करना है, 1.29 को डिवाइड करना है हमें 520 से, तो आपकी वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 0.00248 साइमन पर सेंटीमीटर। सर ये साइमन कैसे आ गया, देखा आप लोगों ने, यानी आप साइमन को 1/ओम भी लिख सकते थे, तो मैंने उसको साइमन में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या कप्पा निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, अब आप लोगों को यहां पर निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर पर मोल। आपके इसकी यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, आई वुड से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब यहां पर आपके कप्पा की वैल्यू कितनी हो गई 0. एक काम करें 1 2 3 डेसिमल को 3 डिजिट इधर खसका लें, तो हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 को एक काम करें 10⁻+3 लिख लें। मोलारिटी कितनी है भैया, ए बाबा मोलारिटी कितनी है 0.02 ये और ये कट गया, ये डेसिमल हटा तो ये इधर आ गया 0.2। सो जब आप लोग 2.4 को डिवाइड करोगे 0.02 से आपको 120, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये बात समझ में आई, बड़ा सड़ा क्वेश्चन था मेरे देशवासियों, ये एक बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था, बोलिए आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर गाइस अगला क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी आप अगला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.5 है। इसमें आपको एक सेल का रेजिस्टेंस यानी कि आर दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। फिर आपको इस कंडक्टिविटी सेल के कॉलम के अंदर
उन्होंने जो सोल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो 0.05 मोलर NaOH का सॉल्यूशन भरा हुआ है। फिर इसका जो इलेक्ट्रोड है, आपको इसके इलेक्ट्रोड का डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और आपको इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर और बोला गया इसका रेजिस्टिविटी यानी आपको इसका रो निकालना है, आपको इसकी कंडक्टिविटी यानी कप्पा निकालना है और आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। चलिए निकालिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर सब कुछ यहां पर दे रखा है पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर मुझे एरिया नहीं दे रखा है, मुझे लेंथ दे रखी है और मुझे डायमीटर दे रखा है। तो एक काम करूं, क्या मैं यहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सिंपल मैथ्स लगाऊं जो मुझे नहीं आती है पर आप लोगों को आती होगी। भाई किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का जो एरिया निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर। बेटा तुम्हारा जब डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ने इसको कट किया, 2 1 जा 2, 0.1 कैरी 2 1.57, फिर 2 ने इसको कट किया 0.765। तो आपका एरिया जो निकल कर आया वो आया 0.765 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सबका ये एरिया आया 0.7 8 जा 16, अरे मैंने 6 कर दिया, 8 जा 16 होता ना, 0.785 होगा। तो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, हमको यहां पर क्वेश्चन में आर दे रखा है और हम लोगों को यहां पर एल भी दे रखा है और ए भी दे रखा है। तो क्या हम लोग इससे आर से रो निकाल लें? तो फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो यार इस फॉर्मूले से मुझे रो मिल जाएगा। तो आर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड में एल आ जाएगा। तो एल कितना दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको रो मिल जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 ने इसको 10 टाइम्स काटा और ये 1.11 हो गया और 10 ने इसको काटा तो 10⁻² हो गया। 10⁻² तो मल्टीप्लाई में हो गया तो ये 111 इंटू 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ओम। तो ये हो जाएगा 77.7 ओम सेंटीमीटर। ये तुम्हारा यहां पर रो का वैल्यू निकल आया। क्या आप लोगों के भी रो का वैल्यू निकल कर आया था? आप इसको अप्रोक्सीमेट इतना मान लो। अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं मानेंगे और अगर आप पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 0.785 को 1.11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, वही मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा ठीक है हम इस तरीके से इसको निकाल लेते। तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आ गई प्यारे बच्चों। चलिए अब सबका रो निकल कर आ गया। अब रो के बाद ये क्या बोल रहा है, कप्पा निकालो। तो गाइज आप सभी लोग जानते हैं दैट रो इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा। तो कप्पा विल बी 1 बाय रो। सो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय 0.87। क्या बोलती पब्लिक? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज पर ओम पर सेंटीमीटर और वी कैन से साइमन पर सेंटीमीटर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0.20 100 आ जाएंगे। तो 0.0 100 हो गया। 87 ने 100 को 1 टाइम्स काटा फिर 1 टाइम्स काटो 0.11 के आसपास आप इसका आंसर मान लो। तो ये तुम्हारे कप्पा की वैल्यू निकल गई। तो रो निकल गया, कप्पा निकल गया। अब कप्पा निकलने से
आप यहां पर डेल्टा एम निकाल लो, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कप्पा की वैल्यू क्या हो गई 0.011 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय ये 0.05 मोलर है, तो 0.05 मोलर, तो 1000 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 0.05, ये 2 डेसिमल हटाए तो 5 2 10 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास आपका आंसर आएगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन करना आ रहे हैं? क्या हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या कोई परेशानी? अब देखो एनसीईआरटी में हो सकता है कि यूनिट्स मीटर वगैरह में दी हो तो आंसर थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन ट्रू वैल्यू वही रहेगी। तो आप अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से चिपक के चलना चाह रहे हो तो आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से ही चिपक के चलिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखता तो एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन ये आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है। यहां पर आप लोगों को फिर से रेजिस्टेंस दे रखा है 210 ओम और इसके अंदर 0.01 नॉर्मल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी आपके पास में जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें 0.01 नॉर्मल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसका सेल कांस्टेंट आपको 0.88 पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको कंडक्टिविटी यानी कप्पा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है। सड़ा क्वेश्चन, सड़ा एवं रद्दी क्वेश्चन। भाई कप्पा निकालना है आप लोगों को, तो यहां पर क्योंकि सेल कांस्टेंट दे रखा है तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा। सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.88 पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस इज 210 ओम मल्टीप्लाई बाय कप्पा, सो कप्पा विल बिकम इक्वल टू 0.88 पर सेंटीमीटर पर ओम, क्योंकि ये ओम ऊपर चला जाएगा और ये बच जाएगा 210, तो ये पर ओम को आप साइमन पर सेंटीमीटर लिख लीजिए और 210 को जब हम लोग 0.88 से कट करेंगे तो 0.88 डिवाइडेड बाय 210 विल बिकम इक्वल टू 0.00419। तो कप्पा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 2 3 डिजिट इधर ले जाओ तो 4.19 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। कप्पा निकल जाने के बाद इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए आसान है, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर इक्विवेलेंट। कप्पा की वैल्यू एक काम करो आप 4.19 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखो और 1000 को आप लोग 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में 0.01, एक काम करो 0.01 नॉर्मल को आप डेसिमल 2 डिजिट इधर ले आओ, 10 टू द पावर -2 लिखो, तो हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -2, ये और ये कट गया, -2 ऊपर जाके +2 हो गया, तो 4.19 इंटू 10 टू द पावर +2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इक्विवेलेंट, और आप इसको 419 मान के भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इक्विवेलेंट मान के आगे बढ़ सकते हो। गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे एकदम। आई होप आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन अब लगाने आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। चलिए एक और बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस हो रहे हैं। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वापस से इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन द रेजिस्टेंस इज गिवन 82.4 ओम्स। फिर आपको इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है वो 0.02 मोलर KCl का सोल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, और इसकी कंडक्टिविटी यानी आपको कप्पा दे रखी है 0.00268 साइमन पर सेंटीमीटर। व्हेन द सेल यानी आपका जो कंडक्टिविटी सेल है इज अगेन फिल्ड विथ 0.005 नॉर्मल K2SO4 सॉल्यूशन, यानी अब आपने इसके अंदर K2SO4 सॉल्यूशन भर दिया, तब इसका रेजिस्टेंस चेंज होकर 324 ओम हो गया। यानी पहले सेल के अंदर आपने कंडक्टिविटी सेल लिया
उसमें आपने 0.002 मोलर KCl भरा, तो उससे रेजिस्टेंस इतना था, कंडक्टिविटी इतनी थी। फिर आपने उस सेल को खाली कर दिया, उसमें K2SO4 का इतना नॉर्मल सॉल्यूशन भरा, तो उसका कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस इतना हो गया। अब आपको इसमें फाइंड करना है एक तो सेल कांस्टेंट, दूसरा आपको फाइंड करना है कप्पा यानी कंडक्टिविटी, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है कंडक्टेंस यानी कि G, फिर आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा EQ, और फिर आपको फाइंड करना है लैम्डा M यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। चलिए तो कैसे शुरू करें इसको। सबसे पहले मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल करके G स्टार निकाल लेता हूं, यानी सेल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R इंटू कप्पा। क्या मुझे R दे रखा है? हाँ, 82.4। क्या मैं ओम को ऐसा लिख दूं? अभी तो ओम ही लिखो। फिर सर कप्पा कितना दे रखा है तुमको? 0.002 इंटू नहीं 0.002768। क्या मैं साइमन को पर ओम लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, और इसको पर सेंटीमीटर लिख दो। ओम से ओम कट गया, यहां पर जरा G स्टार की वैल्यू निकाल के देखें। चलिए तो 82.4 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.00278 से, हमें वैल्यू मिलेगी 0.228 पर सेंटीमीटर। ये आपका G स्टार निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? सेकेंड कप्पा। सेकेंड क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमें कप्पा। तो कप्पा कैसे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब आप यहां से कप्पा कैसे निकालोगे? सोचो जरा। कप्पा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते हैं, कप्पा निकालने से पहले हम लोग पहले G निकाल लेते हैं। सर G क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा G जो है इट इज सिंपली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो तुम्हें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस तो दे रखा है, देखो 1/324 ओम। तो जब आप सिंपली इसको करोगे 1/324 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.003 पर ओम। अब आप पर ओम को एक काम करो ना, साइमन लिख दो, ताकि आप लोगों को यूनिट में कोई तकलीफ ना हो। साइमन लिख दिया, तुम्हारा G का वैल्यू निकल आया, तो G स्टार हो गया, G निकल गया। अब आप एक काम करो, अब आप लोग तीसरा निकालो यहां से, G इज इक्वल टू कप्पा इंटू, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला पढ़ाया होगा। देखो हम लोग थोड़ा पीछे चल के एक बार रिवीजन भी मार लेंगे। देखो हम लोगों ने पीछे चले, ये देखो हम लोगों ने क्या देखा था? कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाय ए। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाय ए। सो कप्पा विल बिकम इक्वल टू G इंटू L बाय ए। लेकिन हम लोग सब जानते हैं L बाय ए क्या होता है? L बाय ए इज सेल कांस्टेंट, तो इट विल बिकम G मल्टीप्लाई बाय G स्टार। तुम्हारे G की वैल्यू 0.003 साइमन, और तुम्हारे G स्टार की वैल्यू 0.22 पर सेंटीमीटर। तो तुम्हारे कप्पा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.22, तो इट विल बिकम 0.00066 साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये आपका तीसरा आंसर निकल कर आ गया। ये आपका तीसरा आंसर निकल कर आ गया। देखो आपका कप्पा भी निकल आया। बोलो मजा आया? अब हमको क्या निकालना है? लैम्डा EQ यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो दैट विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। कप्पा की वैल्यू 1 2 3 4। मैं काम करूं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख लूं। इसको मैं काम करूं 10 टू द पावर 3 लिख लूं। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है बेटा? 0.005। तो क्या मैं काम करूं 1 2 3, मैं डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा। सॉरी, तो इसको भी अपन ऐसे रहने देंगे। 10 टू द पावर -3, +3 -3 कट गया। 5 ने इसको काटा, 5 1 5, 1 कैरी, 5 3 15 to 1.32
इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 3 +3 -4 -1 बचा, माइनस ऊपर जाके +3 हो गया, तो 1.32 इंटू 10 टू द पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब आपको यहां पर पांचवी चीज क्या निकालनी है, डेल्टा एम लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पर फिर आप कप्पा की वैल्यू लिख लीजिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कप्पा की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4, 1000 विल बिकम 10 टू द पावर 3। अब यहां पर मोलैरिटी की बात करते हैं। गाइस क्या आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर को भूल गए? नहीं सर, हम नहीं भूले। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। यहां पर आप देखिए आपका K2SO4 है, तो K2SO4 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव में टूटता है। मतलब यहां पर आप देखें कि इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो दो पोटेशियम दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, ताकि एक SO4 दो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहां पर जो चार्ज रहेगा वो 2 रहेगा, तो चार्ज के हिसाब से भी इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है। और मोलैरिटी आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला विल रीडिफाइंड एज मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी 0.005, एन फैक्टर विल बिकम 2, तो ये हो जाएगा 0.0025। तो हम इसको 0.0025 को 1 2 3 डिजिट तरह ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका फाइनल जो आंसर मिलेगा वो नियर अराउंड 2.81 इंटू 10 टू द पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास मिलेगा। समझ में आई प्यारे बच्चों को बात? तो गाइज अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आई होप अब आप लोग कर सकेंगे। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे गाइज, तब हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा हमारा कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ, और फिर सेल्स। मतलब मान के चलो 3 या 4 लेक्चर, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय किडूस।